नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। क्या आप भी मेरी ही तरह घर के जो मेंबर्स हैं उनके सवालों से परेशान हैं? रोजाना सुबह का अखबार खुलते ही सबसे पहला सवाल ये कि गोल्ड का भाव इतना ऊंचा क्यों चल रहा है। एक दो दिन छोड़ करके अखबार की हेडलाइन बन चुका है कि गोल्ड अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सच भी है, 75,000 रुपये में 10 ग्राम सोना मार्केट में जो मिल रहा है, और यह हाल ही में हुआ है। यानी कि महीने भर में 10% से ज़्यादा का रिटर्न। यानी कि जहां कहीं पिछले महीने 65 से 68,000 के बीच घूम रहा था, आज वो 75,000 पार कर गया। यानी कि लास्ट मंथ अगर किसी ने 10 ग्राम सोना खरीदा होगा तो उसने बिना कुछ किए ही 10,000 रुपये कमा लिए, 8,000 रुपये कमा लिए। साल भर के अंदर तो उसने पता नहीं कितना पैसा बना लिया, और इतना जल्दी पैसा बना रहा है। तो क्या ये शेयर मार्केट की तरह कोई जबरदस्त कोई स्कीम निकल कर आ गई है क्या? गोल्ड दुनिया में खत्म तो नहीं हो रहा है? पता चला हो कि हमें ही नहीं पता हो और दुनिया खरीदने निकली हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कह दिया हो कि जितना जल्दी खरीद सकते हो खरीद लो, ये खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर हम बैन कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो है क्या फिर भाई, क्यों बढ़ रहा है इसका दाम? आज के सेशन में यही बात मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। गोल्ड के दाम जबरदस्त चढ़े हुए हैं। गोल्ड जो पूरी दुनिया में है उसका 11% अकेले इंडिया में है। फिर भी हमारी बैंकों के पास में दुनिया में जो सर्वाधिक बैंक जिसके पास गोल्ड है उसका नाम अमेरिका है। उसको अगर गिनते आए तो 7वें 8वें नंबर पर आकर हम आते हैं। लेकिन शुरुआत के 7-8 देशों को मिला दिया जाए तो उतना कुल गोल्ड रिजर्व हमारे देश की महिलाएं रखती हैं। देश की महिलाओं के पास इतना गोल्ड है कि अगर उस गोल्ड को बैंक अपने खाते में रख ले तो इंडिया हो सकता है कि अमेरिका से बड़ा बनने की सोच ले कि हमारे पास तो फॉरेक्स रिजर्व आर पार है। लेकिन चलिए कोई नहीं, देश की रीढ़ मजबूत है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मंदी जैसे शब्द हम केवल थ्योरी में पढ़ते हैं, रियल में आने वाली मंदियां कभी हमें छू नहीं पाई। लोग इसके लिए थैंक्स बोलते थे काले धन को, मैं बोलता हूं गोल्ड को, क्योंकि हमारे पास हमेशा बुरे वक्त से निपटने के लिए गोल्ड होता ही है। अब बड़ा सवाल ये है कि साहब ये गोल्ड जो है वो इस समय इतना ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई क्यों चल रहा है? क्योंकि जहां देखो हेडलाइन यही बनी हुई है, गोल्ड ने 73,000 पार कर दिया, गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है। और मार्केट के अंदर जहां पर मतलब आउंस में भाव चेक किए जाते हैं, 28 ग्राम के आसपास आउंस होता है, उसका भाव $2,400 के आसपास चल रहा है। क्या इसके पीछे ईरान इजराइल वॉर की कहानी तो नहीं है, या कोई और कहानी है? सेशन में बताते हैं। आपसे गुजारिश है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप में से जो भी साथी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नटराज बैच, आरएएस फाउंडेशन बैच 17 तारीख से शुरू हो रहा है एथिक्स की लाइव क्लासेस के साथ। हालांकि एथिक्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ दिन ओपन भी करूँगा, सो दैट जो आप में से और लोग हैं इंटरेस्टेड वो एथिक्स को केवल रुचि के लिए सुन लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन एथिक्स सुनना चाहते हैं। उनके लिए मैं कुछ दिन अपने सेशंस को ओपन भी रखूँगा, सो दैट कि बाकी लोग भी उसका आनंद ले सकें। बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं वो आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए हमारा ये बैच जो कि नवरात्रि ऑफर के तहत 7500 रुपये में उपलब्ध है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और किताबें आप में से अगर कोई साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहता है तो 6 बुक्स हैं 4 सब्जेक्ट्स की, मात्र 1999 में। कुछ इस प्रकार से हैंड रिटन है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप इन्हें घर पर ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 1999 में, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस। 3000 से अधिक पेजेस हैं। साथियों, सोने के भाव ने जब आसमान छूना शुरू किया और कहा कि ये तो अपने आप उस रेट पर पहुंच गया है जो कि अपने आप में क्वाइट कंसिडरेबल है। मतलब आप सोचिए, मार्च में जहां सोना चल रहा था 67,000 के आसपास, वो 75,000 का आंकड़ा कूद गया है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात बनती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दया हमें ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है साहब, दुनिया भर में गोल्ड का अगर डेटा देखा जाए किसके पास कितना गोल्ड है, तो मार्केट में इसके बड़े ही विचित्र प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुछ आंकड़ों में चाइना के पास सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि वर्ल्ड का जो टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर है वो चाइना है। लेकिन इसके इतिहास में अगर देखा जाए तो चाइना हो या अमेरिका, गोल्ड की कहानी मानव जाति की सभ्यता के साथ साथ विकसित होती चली आई है। बहुत से लोगों का मानना है कि 40,000 साल पहले भी कहीं गुफाओं में गोल्ड के फलक मिलते आए हैं। लोगों ने गोल्ड को आभूषण के रूप में या फिर विनिमय मुद्रा के रूप में स्वीकार करना बहुत पहले ही शुरू कर लिया था। इसलिए बहुत से प्रमाण गोल्ड के उपयोग के गुफाओं के अंदर, शैल चित्रों के अंदर मिलते आए हैं। मिस्र के अंदर भी या फिर यूनान के अंदर भी ये जो गोल्ड की कथाएं हैं ये लंबी चौड़ी मिलती आई हैं। आप जिस युग में जी रहे हैं, आप और मैं जिस युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग जिसे हम कहते हैं,
उस युग में गोल्ड को वैल्यू मिली सन 1792 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने स्वर्ण को मतलब एक प्रकार से एक कानून के तहत मुद्रांकन अधिनियम में डाल दिया। मतलब ये समझिए कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू करेंसी के रूप में स्वीकार कर ली गई। ना केवल गोल्ड बल्कि चांदी की भी वैल्यू करेंसी के रूप में स्वीकार कर ली गई अमेरिका के अंदर। और अमेरिका जो कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अपने आप को आधुनिक काल की बताता है, ऐसी स्थिति में लंबे समय तक गोल्ड और चांदी को अपनी करेंसी बनाकर चलाता रहा। 1873 में जाकर के अमेरिका ने चांदी को अपनी ऑफिशियल करेंसी से हटाया, लेकिन गोल्ड फिर भी चलता रहा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका ने दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गोल्ड का वैल्यू डॉलर के बराबर करके रखा। मतलब $1 मतलब 1 ग्राम गोल्ड, इस प्रकार से वैल्यू बनाकर रखी। यानी डॉलर इतनी एफिशिएंट वस्तु थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा 1971 तक गोल्ड और डॉलर के भाव बराबर चलते थे। मतलब कि गोल्ड ही डॉलर है, डॉलर ही गोल्ड है। अमेरिका के पास जितना गोल्ड था उतने ही डॉलर मार्केट में थे, इसलिए लोगों ने गोल्ड की जगह डॉलर खरीदने शुरू कर दिए थे। दुनिया में अगर आज 50% से अधिक आबादी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर का उपयोग करती है, तो उसके पीछे अमेरिका की वो सोची समझी रणनीति थी, जिसमें वो ये कहता था कि मैं मार्केट में उतने ही डॉलर निकालता हूं जितने मेरे पास में गोल्ड होता है। तो लोगों को ये लगता था कि डॉलर दो और गोल्ड लो। ये तो 1971 में निक्सन ने इस चीज़ को पलट दिया और कहा कि मैं डॉलर को गोल्ड से अलग कर देता हूं। हालांकि उसका दुनिया ने विरोध तो किया, लेकिन तब तक गंदी आदत लग गई थी। लोगों ने डॉलर में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया था और ट्रेड की वजह से डॉलर गोल्ड के बराबर वैल्यू पा गया। यही कारण है कि आज दुनिया के बहुत से जो महत्वपूर्ण भंडार हैं उनमें फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर सबसे बड़ी मुद्रा बनकर बैठा हुआ है। हालांकि IMF के अनुसार 5 बड़ी मुद्राओं को फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जगह दी हुई है। खैर चलिए, फिलहाल के लिए आज जब हम चर्चा कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है, ये बातें हम कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले गोल्ड पहले किस भाव मिला करता था, इसको समझ लेते हैं। जब हम देश के रूप में आज़ाद हुए थे, उस समय देश के अंदर गोल्ड का भाव 88 रुपये 62 पैसे हुआ करता था। 1947 में 10 ग्राम गोल्ड का भाव। आप कहेंगे सर उस समय रुपये की वैल्यू भी तो बहुत ज़्यादा थी। आज जितने में सामान मिलता है उस समय भर भर के सामान मिलता था। हमारे दादाजी बताते हैं सर कि पहले ग्राम में भी हम जाते थे ना, तो बोरा भर के गेहूँ वो ले आते थे, गुड़ ले आते थे। अब तो सर बात ही, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हमने कहा ठीक है, उस महंगाई को कंपेयर करते हैं। उस समय फ्लाइट का टिकट जयपुर दिल्ली के बीच का जितना था, वो 10 ग्राम सोने के भाव के बराबर हुआ करता था। गोल्ड रियल में उस समय कम वैल्यू रखता था, या ये कहिए कि उस समय सस्ते में गोल्ड मिल जाता था। 1950 से 60 के बीच में धीरे धीरे देश जब आज़ादी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा, अमेरिका जैसे देश हमारे ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव व्यक्त करने लगे, उस समय गोल्ड ने रिटर्न देने शुरू किए। रिटर्न से मतलब है बहुत तेज़ी से भाव बढ़ने शुरू हुए। कहते हैं कि एक ही दशक में 12% की दर से गोल्ड के भाव बढ़े। आपके सामने कुछ रेट्स हैं जिन्हें देख करके आप आश्चर्य कर सकते हैं। भारत में सबसे सस्ता गोल्ड 1964 में मिला, 10 ग्राम गोल्ड 63 रुपए का। और आज 2023 का आंकड़ा आप ये देख रहे हैं, और 2024 का आंकड़ा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आपके सामने है 75,000 का भाव। आप सोचकर देखिए किस लेवल पर गोल्ड ने रिटर्न दिया है। 64 रुपए से लेकर के 64,000 का भाव कब पार कर गया पता ही नहीं चला। 1000 गुना भाव गोल्ड अपना दे चुका है मात्र कुछ सालों में। ये मात्र कुछ सालों में गोल्ड ने ऐसा कैसे किया? तो इसके पीछे की बड़ी कारण में दुनिया भर के देशों ने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझी। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया के हर देश ने अपनी अपनी बड़ी बैंकों में विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में सोने को रखना शुरू किया। सोने को रखना शुरू किया, इसी बीच में एक और चीज़ निकल कर आई। 1971 तक तो ये बात थी ही कि डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड, या गोल्ड खरीद जिसके पास है वो डॉलर ले सकता है। इसलिए दुनिया के बहुत से देशों ने अपने पास डॉलर संभाल के रख लिया था। चीन उनमें से एक देश था। आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दैट इज चाइना, वो ये प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करता है कि मैंने दुनिया का सबसे ज़्यादा डॉलर इकट्ठा करके रखा हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका कल को उसके सभी डॉलर्स को कह दे कि ये जीरो हो गए, या अमेरिका अपने डॉलर्स को बदल डाले, या कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दे कि देश के बाहर जो डॉलर है उसकी वैल्यू खत्म हो जाए, तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। और अमेरिका और चीन में जिस तरह का कन्फ्लिक्ट एनी टाइम चलता रहता है, उससे चीन में एक डर बना रहता है। चीन इसी वजह से अपने डॉलर्स को गोल्ड से रिप्लेस करने लगा हुआ है। अगर कोई ये पूछे कि आज का सबसे बड़ा कारण क्या है कि गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण ये है
कि पिछले एक साल में अगर पूरी दुनिया ने 1000 टन गोल्ड खरीदा है तो अकेला चीन उसमें से 250 टन गोल्ड खरीद लिया है। मतलब ये है कि दुनिया भर में डिमांड एंड सप्लाई में जो डिमांड है वो डिमांड का 1/4 हिस्सा अकेला चीन अपने पास ले गया है। तो दुनिया भर के जो अन्य देश हैं उनको सोना तुलनात्मक रूप से कम मिला। दुनिया में कुछ ही मंडियां हैं जो गोल्ड के लिए प्रचलित हैं, उनमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वहाँ की जो लैब्स हैं जहाँ से ये गोल्ड रिफाइन होता है या फिर वहाँ की जो मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। उसके बाद दुबई का नंबर आता है, यानी यूएई का नंबर आता है, जहाँ से गोल्ड लोग परचेज करते हैं। तो फिलहाल के लिए चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद लिया और वो खरीदने में लगातार लगा हुआ है। ये आज का सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड से ही गोल्ड मंगाता है। हमारे गोल्ड का या दुनिया में भी कहिए तो दुनिया की मेजॉरिटी गोल्ड स्विट्जरलैंड से ही मंगाती है। भारत अपनी आवश्यकता का 45.8% गोल्ड स्विट्जरलैंड से मंगाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से, यूएई से, गिनी से, इनसे हम लोग अपना गोल्ड मंगाते रहते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, आज भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनके पास में लगभग 22,000 टन गोल्ड है। अब ये गोल्ड कितना होता है इसको ऐसे समझते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, इस लिस्ट को एक बार देखिए। अमेरिका के पास जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 70%, 69.7% इसके पास गोल्ड है। जरा इस आंकड़े पर एक बार नजर देखें आप। 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड है इनके विदेशी मुद्रा भंडार में। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि अमेरिका के पास ये जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूं ये 70% है। मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि इस मात्रा को और बढ़ा दिया जाए तो 11 या 12,000 मैट्रिक टन इनके पास में कुल मिलाकर के गोल्ड है। ये अमेरिका का कुल फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि उन्होंने 70% तो गोल्ड ही भरा हुआ है। अपने फॉरेक्स रिजर्व में जर्मनी के पास भी अपने फॉरेक्स रिजर्व का 70% गोल्ड है। भारत के पास या इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है उस फॉरेक्स रिजर्व में हमारे पास 812 मैट्रिक टन गोल्ड है विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि आरबीआई के द्वारा होल्ड किया जाता है, जो कि हमारे कुल गोल्ड, हमारी कुल फॉरेक्स का 8.5% है। फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर 5 अन्य करेंसीज, जिनमें अमेरिका की, ब्रिटेन की, चाइना की, यूरोपियन यूनियन की और जापान की करेंसीज को रखा जाता है। उनके अलावा गोल्ड भी रखा जाता है। तो हमने गोल्ड को अपने यहाँ पर 10% के आसपास ही रखा हुआ है। अमेरिका का जो कुल गोल्ड, आपको ये नंबर जो है ना अच्छे से देख लेना, समझ लेना कि अमेरिका का विदेशी मुद्रा भंडार बस इतना ही है। आप जरा एक बार चाइना भी देख लीजिए, चाइना भी दिखा देता हूं। चाइना के पास इतना गोल्ड है और ये गोल्ड जो है वो इसका 4.3% ही है। चलिए अब मैं इंडिया के पास लेकर चलता हूं। इंडिया के पास 22,000 टन गोल्ड केवल महिलाओं के पास है। आप कहेंगे सर अभी यहां तो आपने जो आंकड़ा दिखाया था वो कम था, 812 टन था। मैंने कहा ये सरकार के पास कम है। अगर महिलाओं की हम बात करें तो भारत देश की महिलाएं 22,000 टन सोना रखती हैं अपने पास। अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो 22,000 टन, मतलब एक तरफ भारत की महिलाओं के पास का गोल्ड, भारतीय महिलाओं का गोल्ड, और बाकी जो उसके पिछलग्गू देश हैं उन सबका गोल्ड जोड़ दो, वो एक तरफ, और भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड एक तरफ, 11% हिस्सेदारी। तो ये दूसरा पॉइंट निकल आया। पहला, चाइना ने इन दिनों गोल्ड बहुत खरीदा, नंबर 1। नंबर दूसरा, इंडिया में तो एनी टाइम डिमांड बनी रहती है साहब, गोल्ड खरीदने को लेकर कोई कटौती नहीं है। शादियां होंगी, त्योहार होंगे, हम गोल्ड खरीदेंगे ही। तो हमारे यहाँ गोल्ड खरीदना मैंडेटरी रिवाज है, और ऐसी स्थिति में इंडिया के द्वारा गोल्ड खरीदना निरंतर जारी है। वो बात दूसरी है कि हम इसे सरकार को नहीं देते, सरकार को इसका नुकसान भी होता है, लेकिन आंतरिक रूप से खुशी रहती है कि जिस दिन कभी बहुत बुरा असर होगा। आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आप शायद इस आंकड़े को देख के समझ सकते हैं। हम कई बार इस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा महसूस करते हैं कि भारत में इतनी बड़ी आबादी, 18% के आसपास आबादी दुनिया की रखे हम लोग घूम रहे हैं। दुनिया में 7-8 करोड़ के आसपास लोग हैं, 1.5 करोड़ तो हम ही लेकर घूम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमको ये पता चलता है कि हमारे पास गोल्ड भी है, दुनिया में सरकारों के सामने सरकारें गरीब हो सकती हैं, भारत इंटरनली बहुत मजबूत है। तभी दुनिया के आक्रांता इंडिया को लूटने आते थे। वो लूटते सरकारों को नहीं थे, वो आम जनता को भी लूटते थे। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उन्होंने बहुत से गांवों को, बहुत से शहरों को लूटा, बहुत से घरों को लूटा, और घरों को लूट करके वहां की ज्वेलरी को भर भर करके लेकर गए थे। ठीक है, हम आज भी अपने यहाँ पर इतना गोल्ड रखते हैं। दुनिया को ये बात समझ में आती है कि इंडिया की असली ताकत इनके यहाँ पर रखा हुआ गोल्ड है, और ये सोने की चिड़िया फिर से बनेगी। आप
सोच लीजिए कि इन लोगों के हाल के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है साहब, तो ये आंकड़ा अपने आप में बता सकता है कि इंडिया की महिलाएं अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, सिंगापुर, इनके बैंकों में रखे हुए गोल्ड से ज़्यादा, इंक्लूडिंग हमारी आरबीआई का गोल्ड भी मिला लें, उससे ज़्यादा तो हमारे देश की महिलाएं गोल्ड रखती हैं। 2020 में यह आंकड़ा था। अच्छा, इसके साथ साथ महिलाओं के बाद भारतीय मंदिरों में भी गोल्ड जबरदस्त है। मतलब आप ये सोचकर देखिए, महिलाओं के अलावा हमारे पास 4000 टन मंदिरों में गोल्ड रखा हुआ है। ये दोनों मिला दिया जाए तो ये 15-16% के आसपास आंकड़ा निकल जाएगा। चलिए खैर, इस पर हमने पहले भी टाइटल किए और भी कर लेंगे। तो हमारे गोल्ड का साथ तो सारा की सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है, दुनिया में गोल्ड के भाव अचानक कैसे बढ़ते होंगे? अचानक बढ़ें या गोल्ड के भाव बढ़ें, कुल मिलाकर के पहली बात तो यह है कि गोल्ड की मात्रा सीमित है और गोल्ड के चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई में, सप्लाई जब लिमिटेड होती है तो डिमांड इंक्रीज होने पर भाव बढ़ते ही हैं। जनसंख्या बढ़ ही रही है, एफ्लुएंट लोग बढ़ रहे हैं, अमीर लोग बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है गोल्ड खरीदने की परिपाटी बढ़ेगी। तो डिमांड सप्लाई का डायनामिक्स तो गोल्ड का भाव बढ़ाता ही है। तो ये कोई तात्कालिक कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत के अंदर गोल्ड की कीमतें बढ़ गई हों, लेकिन कारण बता रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती क्यों हैं। ठीक है, दूसरा जो बड़ा कारण है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, सेंट्रल बैंक और आईएमएफ का। जब ये बैंक अपने द्वारा गोल्ड की खरीद बढ़ा देती हैं तो मार्केट में डिमांड सप्लाई गड़बड़ा जाती है। जब मार्केट की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो भाव बढ़ ही जाते हैं, और इन भावों को बल्क में बढ़ाने का काम जैसे रिसेंटली चीन ने किया है। चीन की जो मतलब पीपल्स नेशनल बैंक है, पीएनबी जिसे कहते हैं, उसने जैसे ही अपने यहाँ पे गोल्ड की खरीद बढ़ाई, दुनिया का मतलब अभी जो लास्ट ईयर गोल्ड खरीदा गया उसका 20 से 25% वो अकेला खरीद गया, उससे डिमांड सप्लाई कर्व गड़बड़ा गया। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि गोल्ड परचेज और सेल्स ये बैंक, सेंट्रल बैंक्स करती रहती हैं। मतलब अचानक किसी बैंक ने कहा कि हम अपना गोल्ड बेच रहे हैं, तो मार्केट में भगदड़ मच जाती है। जब बैंक बेच रही है तो सोचो क्या होगा भाई, असल मायने वो अपने देश के अंदर करेंसी को ज़्यादा अच्छे से मार्केट में फैलाना चाहती है, लेकिन हमारे अंदर डर क्या बढ़ जाता है, कहीं यार पता नहीं गोल्ड में कोई वैल्यू बची कि नहीं, इससे भाव गोल्ड के प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गोल्ड के रिजर्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, युद्ध, ये सब चीज़ें बहुत बड़े कारणों में से निकल कर आती हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हुआ है इजराइल ईरान का, जिसके ऊपर हम लोग सेशन कर रहे हैं, इनकी वजह से भी गोल्ड के रिजर्व, गोल्ड के प्राइजेस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि तेल का, इनका सबका मामला गड़बड़ाएगा तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग पैसे को गोल्ड में पार्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और फैक्टर है जो इन दिनों बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और वो क्या है, अमेरिका की महंगाई दर, जो तात्कालिक कारणों में देखा जा रहा है। अमेरिका मतलब ये इजराइल और ईरान भी एक कारण है, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट की अनस्टेबिलिटी, और जब भी मार्केट अनस्टेबल होता है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट किसी स्टेबल फील्ड में घुसा देते हैं कि चल गोल्ड में घुसा दे, बेस्ट रहेगा, पैसा तो कम से कम निकल के आएगा। अमेरिका के अंदर इन दिनों महंगाई बढ़ी है, और अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन में महंगाई का बढ़ना बड़ी न्यूज़ होता है। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे इंडिया में तो सर 4 से 6% के बीच में बढ़ती है हर साल, अमेरिका में 0.4% बढ़ी है, इसमें भी आपको न्यूज़ लग रही है। देखिए, जब आप डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे ना, तो डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ रेट और डेवलप्ड कंट्री की महंगाई, ये दोनों ही बहुत धीरे चलती हैं। डेवलप्ड होने का मतलब है अब सब कुछ पा लिया आपने, वो वाली फीलिंग में, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग में है अब आप। उसके बाद में अगर आपकी ग्रोथ रेट को देखा जाए तो ग्रोथ रेट तुलनात्मक रूप से धीरे चलती है। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे अमेरिका तो 1-2% के हिसाब से बढ़ रहा है, हमको देखो 8% से बढ़ रहे हैं। अरे भाई, वो 1000 करोड़ का होकर के 1% से बढ़ रहा है तो भी वो अपने आप में बहुत पैसा कमा रहा है, 10 करोड़ रुपए कमा के ले गया। आपकी कुल वैल्यू 10%, 10 करोड़ की है, आप में उसमें से 8%, 8 लाख के आसपास रुपए लेकर के बढ़ा गए। तो वैल्यू को कंपैरिजन में लेकर के आंकड़ों से खेलना गलत चीज़ है। डेवलप्ड कंट्री 1% भी बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है। ऐसे ही डेवलप्ड कंट्री में जब महंगाई थोड़ी सी भी बढ़ती है तो वो बहुत बड़ी महंगाई कहलाती है। जैसे अमेरिका में रिटेल महंगाई दर रिसेंटली बढ़ी है। अच्छा, जब महंगाई बढ़ती है ना तो सेंट्रल बैंक की एक मजबूरी होती है कि वो मार्केट में पैसे को ज़्यादा रिलीज ना करे, तुलनात्मक रूप से कंट्रोल लगा के चले पैसे के ऊपर। अगर ज़्यादा आसानी से लोगों के पास इजी मनी पहुंच जाएगी तो वो खरीदारी को खूब ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, डिमांड सप्लाई को बिगाड़ देंगे, डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, सप्लाई कम होंगी तो महंगाई और बढ़ने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में कटौती नहीं करती। मतलब वो पहले से ही टाइट चल रही है कि उसको पता चल गया कि मुझे ब्याज दर घटानी चाहिए थी अगर लोगों के पास पैसा पहुंचाना है। बोले ऑलरेडी अगर पैसा है और महंगाई बढ़ी हुई है, मैंने और पैसा पहुंचा दिया तो महंगाई बढ़ा देंगे। तो रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगी। दैट मीन्स आसानी से लोगों की जेब में पैसा नहीं पहुंचने देगी। पैसा नहीं पहुंचने देगी तो लोगों को लगता है मार्केट में महंगाई चल रही है। महंगाई का असर सब पे पड़ता है। महंगा अगर आलू प्याज है तो गोल्ड भी है, मतलब लगभग असर तो सब पे ही पड़ रहा है ना। तो उसकी वजह से भी दाम
गोल्ड के बढ़ते हुए देखे जाते हैं। अमेरिका इटसेल्फ, उनकी जो इकोनॉमी में बढ़ी हुई महंगाई है वो गोल्ड पर भी दिखाई देती है, क्योंकि सभी सामान महंगा होगा ना। महंगाई पूरे देश की अगर बढ़ी है, इसका मतलब सबकी चीज़ों की वैल्यू बढ़ी है। इसके साथ साथ चाइना वाला फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि जो इन्होंने किया है, ठीक है साहब। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, खुद की एक ब्रिक्स करेंसी लेकर के निकालना चाहते हैं। खैर ये सब चीजें, आइए तो कुल मिलाकर के अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के जो प्राइजेस बढ़ने की बात हो रही है उसके पीछे बड़े कारणों में चाइना का गोल्ड खरीदना, नंबर दूसरा ईरान इजराइल के बीच का जो हीटेड जो मामला चल रहा है पिछले 15 दिनों से, 1 अप्रैल से जब से ईरान इजराइल चला है, तीसरा अमेरिका की बढ़ती महंगाई दर, और चौथा इंडियंस का यूजुअल ट्रेंड में ही गोल्ड खरीदते रहना, वो डिमांड को हमेशा बनाए रखता है। तो ये 4 बड़े कारक हैं जिसकी वजह से इन दिनों महंगाई बढ़ी। तो आप कहेंगे एकदम तात्कालिक कारण बताओ, तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में गल्फ में जो अनस्टेबिलिटी आई है इजराइल और ईरान की वजह से, उससे बहुत से मार्केट को लग रहा है कि कोई ना कोई मार्केट क्रैश कर जाएगा। हो सकता है शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, हो सकता है कोई और मार्केट क्रैश कर जाए। तो सेफर साइड है गोल्ड में पैसा लगाओ। मार्केट जब भी अनस्टेबल होता है वो गोल्ड के सहारे चलने लगता है कि यार ये नहीं डूबेगा, ठीक है। अगर आप भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो 4 चीज़ों का ध्यान रखें। उनमें से पहला ये है, किसी के लालच में ना आ जाएं। गोल्ड पूरी तरह सर्टिफाइड हो, हॉलमार्क लगा हो तभी खरीदें। अचानक कोई भाई साहब निकल के आए, देखो साहब मैं तो मजबूरी में गोल्ड बेच रहा हूँ, मार्केट में तो 75,000 का भाव चल रहा है, आप मुझसे 60,000 के भाव ले लो लेकिन मुझे कैश चाहिए। आप कहेंगे वाह, कैश के नाम पर तो मेरा काला धन भी चला जाएगा और ये गोल्ड दे भी रहा है। पुराने ज़माने में तो हॉलमार्क कहाँ ही हुआ करता था, चलो ले ही लेते हैं, सरकार को भी नहीं पता चलेगा और मेरे पास तो खूब सारा गोल्ड हो जाएगा और सस्ते के मरे के भाव मिल रहा होगा। ऐसे लालच में ना फंसें। इस तरह के समय पर ही फ्रॉड होते हैं, जब गोल्ड महंगा हो रहा होता है और उसी समय पर लोग सस्ते में आपको चिपकाने आ जाते हैं। राजस्थान के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पर इस तरह की नकली सोने की ईंट बना के बेचने का तगड़ा ट्रेंड चलता है। लोग कहते हैं साहब हमारे तो खुदाई में निकली थी, आप चेक करा लो। तो आप चेक कराने भी जाओगे तो ऊपर की परत वो रियल में गोल्ड की लगा के लाते हैं। आप चेक कराओगे तो भी गोल्ड का ही पता चलेगा, बीच में से काटोगे बाद में तो पता चलेगा तो अंदर तांबा भर के दे दिया था। तो कहने का मतलब ये है, जल्दबाजी ना करें, सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें। लालच फंसा सकता है, बचें। भाव भले ही तेज चल रहे हों, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से काम करें। प्रॉपर तरीके से वेबसाइट्स के थ्रू क्रॉस चेक करते रहें। दूसरा बात समझिए, शुद्ध गोल्ड होता है 24 कैरेट, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बनते, क्योंकि वो बहुत जल्दी भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। इसकी जगह 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया जाता है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का जो भाव है वो 22 कैरेट और 18 कैरेट का भाव नहीं होता है। शुद्ध सोना महंगा होता है, उसके अंदर अशुद्धियाँ मिला करके, उसमें 10% अशुद्धि या फिर बाकी जितनी भी परसेंटेज अशुद्धियाँ हैं और मेटल मिला करके उसको डक्टाइल बनाया जाता है ताकि उससे अच्छे से ऑर्नामेंट्स बन सकें। इसलिए 18 कैरेट और 22 कैरेट का वही भाव आप पे ना कर दें जो 24 कैरेट गोल्ड का है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं तो मार्केट वाला भाव दें, 22 कैरेट और 18 कैरेट खरीद रहे हैं तो आप मोल भाव करें, वो 75 से नीचे आके आपको मिलेगा, ठीक है ना। कैरेट के हिसाब से, शुद्धता के हिसाब से देखिए, 23 कैरेट 95% शुद्ध होता है, 22%, यानी कि इसमें गोल्ड ही मात्र 91% है, और जो आपका 18 कैरेट उसमें 75% ही गोल्ड है। यानी कि इस गोल्ड को लेते समय तो आप ये समझिए कि 75,000 का जो गोल्ड है ना वो आपको 50,000 या 60,000 के आसपास मिलना चाहिए इस भाव पर, अगर 18 कैरेट का गोल्ड खरीदने गए हैं तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से चेक करके चलें। तीसरा, कैश में पेमेंट ना करें। कैश में पेमेंट, कई बार सोचते हैं कि हम काला धन है वो सेट कर लेंगे। कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी का मामला होता है, कहीं ज़मीन बेची थी, ज़मीन डीएलसी पे बेच दी, बाकी पैसा किसी ने कैश में दे दिया, गोल्ड को अब अलमारी में छुपा के रख देंगे, बाद में आपातकाल में काम आएगा। कोई किसी के कुछ काम नहीं आता है, कभी फंस जाओगे, नकली माल धर लोगे। तो कैश पेमेंट ना करें, बिल प्रॉपर तरीके से लें, सो दैट जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे बेचने जाएँ तो बिल में लिखी हुई शर्तों के आधार पर, और शर्तों में बेचने की शर्तें जरूर जान लें। जब भी गोल्ड खरीदें इस तरह से अमीर बन के ना खरीदें कि मेरे दिन तो हमेशा अच्छे चलेंगे, ये तो मैं कभी काम में ही नहीं लूंगा। नहीं, आप अपनी वर्थ को पहचानें। आप मत बेचिए ना, कभी आपको आवश्यकता पड़े तो गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी रख दें मार्केट में या फिर बैंक में रख दें और उसके एवज में आप लोन उठा लें, फिर वापस अपना गोल्ड छुड़ा लें। गोल्ड बेचने की कौन कह रहा है, उसको आप एज ए कमोडिटी यूज़ करिए, एज ए आप उसको वैल्यू यूज़ करिए कि इसके एक्सचेंज में मैं कभी कोई ना कोई लोन ले सकता हूँ, ठीक है। ये सब बातें आप अपने अपने घर वालों से ज़रूर शेयर करिएगा। ये आखिर की जो मैंने बातें बताई हैं ना, इनका बहुत महत्व है। गोल्ड खरीदते समय घर के महिलाएं, घर के पुरुष भी लालच में फंस जाते हैं। पुरुष फंसते हैं ब्लैक मनी के और महिलाएं फंसती हैं सस्ते के, कि यहाँ साहब ये मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, और यहीं पर ही नकली काम चपक जाता है। गोल्ड में भाव बढ़ रहे हैं, आतुर ना हो, ये नीचे भी आएंगे,
क्यों? क्योंकि मार्केट फिर से अपने आप को एडजस्ट करता है। नीचे आएंगे तब परेशान मत होना, आवश्यकता हो तो ही खरीदना। जब सब लोग खरीद रहे हो तो फिर कोई बुद्धिमानी नहीं होती। मार्केट हमेशा कहता है कि माल तब खरीदना चाहिए जब मार्केट गिर रहा हो, बढ़ते पे तो लोग माल बेच के पैसा कमाते हैं। समझदारी आपकी है, आप अपनों तक कैसे इसे पहुंचाते हैं जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। चैनल समझ में आ रहा हो तो साथियों को रिकमेंड करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मेरे साथ फाउंडेशन बैच अगर पढ़ना चाहते हैं, देखिए मेरे फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको खूब तसल्ली से मैंने पढ़ाया हुआ है। अब एथिक्स की बारी है। बाकी मेरी टीम पूरी तरह आपके साथ है नटराज बैच को पढ़ाने के लिए। आप इसे ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से अपना कंटेंट डेवलप करें आरएएस परीक्षा के लिए। साल भर का कोर्स है, लाइव क्लासेस हैं। जो लाइव उपलब्ध नहीं है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। 17 तारीख से एथिक्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के मेरे खुद के नोट्स चाहते हैं तो वो आप लोगों को मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस 3000 पेजेस से अधिक के नोट्स घर पर कुरियर किए जा सकते हैं। आप उसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।